हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का आज तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग बहुत बेसिक लाइट के बारे में सब कुछ बात कर चुके हैं। बेसिक जो भी होता है लाइट के बारे में उसके बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं वो समझ चुके थे और प्रकाश के परावर्तन के नियम पे बहुत डीपली बात किए थे। और वहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था, बट एक भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हम उसका जवाब दे देते हैं और आप लोगों को फील दिलाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें परावर्तन का। परावर्तन क्या था? जब लाइट किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। प्रकाश की किरण आई, टकराकर वापस लौट गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते थे। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली परावर्तित किरण। और जहां पे दोनों बिंदु मिल रही है, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण मिल रही है, इसे आपतन बिंदु बोल दिए थे। और आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता था। ये आपतन कोण हो गया था, ये परावर्तन कोण हो गया था। ठीक है ना। तो परावर्तन के कुल कितने नियम हो गए थे? 2 नियम हो गए थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये आपतित किरण अगर अभिलंब से गुजरे तो फिर आपतन कोण का मान क्या होगा। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट। ये एंगल यहाँ पे है तो मान लीजिए 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी हो। अब ये एंगल धीरे धीरे इधर की ओर आ रहा है, अभिलंब की ओर आ रहा है। आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये आपतित किरण अब अभिलंब से होते हुए जाएगा। ये देखिएगा, फील करिएगा, ये यहाँ था, अब यहाँ आ गया, धीरे धीरे इसी पे आ गया। तो अब आपतन कोण का मान क्या होगा? ये हुआ अभिलंब और आपतित किरण भी इसी पे ही आ गया, तो फिर थीटा का मान कितना हुआ? 0 डिग्री ना। क्योंकि ये अगर थोड़ा सा शिफ्ट अगर इधर की ओर हो जाए तो ये तो अभिलंब यही का यही रहेगा, लेकिन आपतित किरण यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल ये बनेगा। बट यहाँ पर ये आपतित किरण शिफ्ट होते होते अभिलंब की ओर ही आ गया है, तो फिर अगर एक ही लाइन पे 2 लाइन आ जाए तो फिर थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक किरण इधर की ओर है और एक किरण इधर की ओर है तो फिर एंगल होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो फिर थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो फिर यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है, तो फिर थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। यही क्वेश्चन था। तो फिर आपतन कोण का मान पूछा गया है, तो अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो फिर आपतन कोण का मान क्या हो गया? 0 डिग्री। और परावर्तन कोण का भी मान कितना हो गया? 0 डिग्री। परावर्तन कोण का मान क्यों हुआ 0 डिग्री? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान अगर 0 डिग्री हुआ तो परावर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री होगा। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तो सीरियस हो करके इस क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि छोटी सी है, बड़ी बात यह है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो छोटी सी है, नहीं आ रहा है तो फिर यही बात बहुत बड़ी बात है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। समझ में आया? होप है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नाम है विसरित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसा बताया जाएगा कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझिएगा अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सतह लेते हैं जो कि बिल्कुल समतल सतह है। ये सतह कैसा है? ये परावर्तक सतह कैसा है? इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। और ये परावर्तक सतह समतल है, प्लेन है। ठीक है। और एक सतह हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं जो कि खुरदुरा है, रफ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस। रफ सरफेस को हम लोग बोलते हैं खुरदुरा, खुरदुरा सतह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो हम एक ऐसा परावर्तक सतह लिए हैं जो कि समतल है। अब समझिएगा, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें
समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं, इसे हम बोल रहे हैं समांतर प्रकाश की किरणें। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक, समतल परावर्तक सतह से टकराकर अगर ये किरण वापस लौट रही है तो परावर्तित किरणें अगर आपस में समांतर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। फिर से समझिएगा, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह पे टकराई और टकराने के बाद भी अगर ये परावर्तित किरणें समांतर है, ये समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें टकराई और टकरा के परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद भी ये आपस में समांतर ही हैं, ये आपस में क्या है? समांतर किरणें ही हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल देंगे, आपको फील आएगा। जैसे क्या बोले, जैसे शांत जल, अगर पानी शांत है, कहीं आप एक बाल्टी में पानी लीजिएगा या किसी बड़े कंटेनर में पानी लेके उसको शांत होने दीजिएगा, फिर उसमें जाके अपना फोटो देखिएगा, आईना के जैसे काम करने लगेगा, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि जितनी समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है, परावर्तन के बाद फिर से वो समांतर ही वापस लौट रही है। जैसे समतल दर्पण, इन सभी में हो क्या रहा है? इन सभी में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है। तो नियमित परावर्तन को अगर डिफाइन करना हो तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर समांतर ही वापस लौटे तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि ये जो परावर्तक सतह होना चाहिए वो समतल होना चाहिए। दो बातों का इसमें ख्याल रखना है बस, कि जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर होनी चाहिए और जो इसकी सतह है वो समतल होनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। आती हुई किरणें तो समांतर होगी ही, टकरा कर वापस लौटने वाली जो परावर्तित किरणें हैं ये समांतर होनी चाहिए, और जो इसकी परावर्तक सतह है वो भी क्या होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, तब हम ऐसे परावर्तन को बोलेंगे नियमित परावर्तन। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें समतल सतह से या फिर परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली परावर्तित किरणें अगर समांतर होगी तो ऐसे परावर्तन को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। परिभाषित कैसे करेंगे आइए समझते हैं। कहाँ पे लिखा जाए? एग्जाम्पल क्या हो गया? शांत जल और समतल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ पे हम पहले परिभाषित कर देते हैं फिर मिटा देंगे, या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से या फिर समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? एक बार और आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करवा देते हैं। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें समतल परावर्तक सतह से टकराई और टकरा के परावर्तन हुआ, और ये परावर्तित किरणें अगर समांतर हैं तो ऐसे परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। दो कंडीशन याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सतह समतल होनी चाहिए और परावर्तित किरणें समांतर होनी चाहिए, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। उसके लिए अब यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। इसकी सतह समतल थी, ये जो परावर्तक सतह है ये खुरदुरा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ से आती हुई समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहेगी। दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहेगी। आप लोगों को फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आने वाली किरणें समांतर हैं,
लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं है। और इसकी सतह कैसी है, इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह ये समांतर नहीं है। दो कंडीशन है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, परावर्तक सतह होना चाहिए, वो खुरदुरा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि इससे जो परावर्तित किरणें हैं समांतर नहीं होगी, तब हम इसे क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह से परावर्तित होकर जब वापस लौटती है तो परावर्तित किरणें अगर समांतर नहीं हो तो उसे हम अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कमाल का नोट सिखाने वाले हैं आप लोगों को कि क्या होने वाला है, इसमें ट्विस्ट क्या है। पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। सेम परिभाषा होने वाला है, बस परावर्तित किरणें समांतर है, इसमें समांतर नहीं है। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर नहीं हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें ट्विस्ट था ही नहीं, ट्विस्ट अब है, सुनिएगा अच्छे से। ट्विस्ट ये है, और एक छोटा सा सवाल भी है, जवाब अभी तुरंत देंगे, लेकिन सुन लीजिए पहले सवाल। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो फिर अभी के अभी जवाब भी सुन लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जो नियमित परावर्तन है और अनियमित परावर्तन है, क्या दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन हो रहा है, हाँ या ना? उम्मीद करते हैं अभी तक मन में सोच लिए होइएगा। मेरा सवाल था कि क्या नियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, और क्या अनियमित परावर्तन में भी प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन हो रहा है, या दोनों में से किसी में नहीं हो रहा है, या दोनों में हो रहा है, या सिर्फ किसी एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, चाहे इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। क्या सोचे कमेंट करिएगा, जवाब मेरे तरफ से अभी सुन लीजिए। होता क्या है कि अगर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इसके लिए ये वाला अभिलंब हो गया, और ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। यहाँ भी परावर्तन का नियम बिल्कुल लग रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। अगर यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो फिर ये अभिलंब हो गया, और यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये नॉर्मल हो गया तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। मतलब हर एक केस में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, चाहे सतह सरफेस जो इसका है वो समतल हो या ना हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, ये तो परिभाषा में पहले ही लिखवा चुके हैं। आती हुई समांतर किरणें हैं, जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है वो समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, तभी तो इसे अनियमित या विस्तृत परावर्तन बोले। लेकिन यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, मतलब कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये हुआ अभिलंब, और यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये अगर आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये वाला अभिलंब हो गया, और यहाँ भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये वाला लाइन अभिलंब होगा, और यहाँ भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। हर एक कंडीशन में होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। आपके घर में अगर बर्तन है, अगर वो बर्तन बहुत पुराना है तो निश्चित रूप से उसकी सतह मुड़ गई होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी। हर घर में एक दो बर्तन ऐसा तो मिल ही जाता है जिसकी सतह खुरदुरी हो जाती है। उसमें अपना फोटो देखने का कोशिश करिएगा, आपका फोटो हिलता डुलता नजर आएगा। क्या मतलब हुआ, वहां पे जो परावर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अनियमित हो रहा है। और उससे भी बेस्ट एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। एक कंटेनर में पानी लीजिएगा, बड़े से बर्तन में, ठीक है ना, और उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, उस पानी को डिस्टर्ब कर दीजिएगा हाथ से या फिर किसी भी और बर्तन से, उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, तो पानी में वेव उत्पन्न हो जाएगा, तरंग आने लगेगा उसमें। फिर उसमें जाके अपना आईना में उस पानी में
अपना फोटो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो फोटो ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की आती हुई समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर जा ही नहीं रही है। अगर समांतर नहीं जाएगी तो फिर इमेज प्रॉपर बन नहीं पाएगा। समझ में आया? तो अशांत जल, अशांत जल, ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का, विसरित परावर्तन का। इस प्रकार से यह नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। नोट का पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। कहाँ पे नोट करवाएं? यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख दे रहे हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दोनों में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। नियमित परावर्तन, नियमित तथा विसरित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। दोनों कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, सरफेस कैसा भी हो, चाहे रफ हो चाहे प्लेन हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब परावर्तन के नियम का पालन होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि इसमें होगा समतल सतह में होगा और खुरदुरा सतह में नहीं होगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये जो परावर्तित किरणें ये आपस में समांतर नहीं होगी, जिसके कारण मेरा जो इमेज बन रहा होगा वो ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे प्रॉपर इमेज बन रहा है। बस इतना का डिफरेंस है, लेकिन परावर्तन के नियम का पालन दोनों में हो रहा होगा। अब बार बार एक टॉपिक आ रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है। इमेज होता क्या है अभी समझने वाले हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो अगला टॉपिक मेरा क्या होने वाला है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तब तक फटाफट नोट करिए, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा और नोट भी कर लिए होइएगा। अब शुरू करने वाले हैं हम लोग प्रतिबिंब, मतलब इमेज किसे कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है। बहुत सिंपल है, समझते चलिएगा। सब कुछ फिजिक्स हलवा लगेगा, हलवा, इतना मजा आएगा पढ़ने में। अब है कि इमेज किसे कहते हैं। इमेज तो सब लोग देखे होइएगा, सब लोग अपना अपना फोटो देखता है हर रोज की सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, बस वही कहानी है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते किसे हैं समझिएगा। अभी के लिए हम एक दर्पण बना रहे हैं जो कि कॉनकेव है, अवतल दर्पण है। अभी समझ में आएगा अवतल दर्पण क्या होता है। अभी के लिए मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अभी के लिए मान लेना है कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। अभी थोड़ी देर में ही हम लोग अवतल दर्पण जब शुरू करेंगे तो फील आ जाएगा कि अवतल दर्पण इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए अवतल दर्पण है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। सब कुछ सिखाया जाएगा, अभी हमको प्रतिबिंब सिखाना है, ठीक है ना। तो जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से ही आ रही होगी, प्रकाश की किरणें कहीं से भी अगर प्रकाश आ रही है तो कोई सोर्स होगा ना। जैसे हम लोगों को पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूर्य है, ठीक है ना, तो प्रकाश स्रोत क्या हुआ, सन। लेकिन अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर बल्ब मेरे लिए प्रकाश स्रोत हो जाता है, टॉर्च मेरे लिए प्रकाश स्रोत हो जाता है। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है जिससे आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, नोटिस करिएगा ये परावर्तित किरणें हैं, किसी न किसी बिंदु पे तो मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो फिर मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो सच में मिल रहा है, प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके सच में मिल गई, मिलती हुई प्रतीत कब होगी। तो अगर हम इस प्रतिबिंब, इस दर्पण को अगर चेंज करते हैं, समझिएगा, अगर हम इस अवतल दर्पण की जगह हम उत्तल दर्पण ले लें, कौन सा दर्पण ले लें, कंफ्यूज मत होइएगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ाया नहीं और पहले से ही बता रहे हैं। अब सब कुछ फील आ जाएगा, अभी हमको इमेज समझाना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये एक उत्तल दर्पण है, अभी के लिए मान लीजिए ना कि वो ये उत्तल दर्पण है, फील दिलवाएंगे ना आप लोगों को। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है। अब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरणें हो गई, ये आपतित किरण हो गई, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में नहीं मिल रही है, परावर्तित किरण इधर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, और यहाँ पर सच में मिल रही है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें इधर से भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ से भी समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई दे रहा है, हर एक पॉइंट परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल। डायग्राम याद रखिए और परिभाषा बोलते चलिए। आइए फिल करवाते हैं। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल। ठीक है, लिख दे। बहुत बढ़िया। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल। ठीक है ना। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं रियल इमेज, एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। उससे पहले फटाफट नोट हो जाना चाहिए। फटाफट नोट हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब समझते हैं यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ। सबसे पहले तो यही समझिए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का हुआ। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। बहुत सिंपल है। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सच में नहीं मिल रही है, मिलती हुई सिर्फ फील हो रही है कि यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा, एक्चुअली में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। और जहां पे सच में मिल रहा है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। बहुत सिंपल। एक और परिभाषा है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, तो यही परिभाषा है कि जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तव में, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल। वास्तव में अगर मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है ना। एक और परिभाषा है जो कि याद करवा देंगे, समझा देंगे, लेकिन उससे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम इसको लिख नहीं रहे हैं, रियल इमेज बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
ठीक है, सेम चीज लिखना है। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस लाइन को हटा देना है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, उसको भी समझिए। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली में नहीं मिल रहा है, सच में नहीं मिल रहा है, बस मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल, इतना ही सिंपल है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन लिखवा दे क्या? सेम है, लिख लीजिए, चलिए कोई इशू नहीं है। यहां से हम इसको मिटा रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को डिफाइन कर रहे हैं, फटाफट इसको नोट करिए। अब हम शुरू करने वाले हैं कि ये प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, कौन कौन सा? वास्तविक और काल्पनिक। समझिएगा, लिख दे रहे हैं ताकि किसी बच्चा को अगर लगे कि नहीं हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं हो। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है ना। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। एक और परिभाषा है, साथ साथ क्लियर करते चलते हैं। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फील लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा इमेज अगर आईना में बन रहा है, समतल दर्पण में बन रहा है, तो उसे फिर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समझ में आया। लेकिन अगर कोई फिल्म चल रही है तो फिल्म किसी प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है, और प्रोजेक्टर क्या होता है? एक पर्दा ही तो होता है। तो फिल्म का जो शूटिंग हुआ है उससे जो इमेज बना है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हम फिल्म देख रहे हैं और स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिल्म का शूटिंग हुआ, उसके बाद उसको शूट करके रख लिया गया, उसको पर्दे पर उतारा गया, तो वो जो इमेज बन रहा है जहाँ पे हम फिल्म थिएटर में जाके बैठ के देखते हैं तो पर्दे पे देखा जा रहा है ना, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। लेकिन समतल दर्पण में मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, क्या उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, तो फिर वो काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। इससे ये भी पता चलता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो एक और परिभाषा क्या मिला यहां से, वैसा, यहां पे लिखेंगे वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सिंपल, दोनों परिभाषा सटीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए तो ये बेस्ट है, लेकिन ये भी बेस्ट है। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। डिफाइन करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को इस साइड। उसके बाद एक कमाल का नोट लिखने वाले हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखने वाले हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को।
काल्पनिक प्रतिबिंब। जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना बार बता दिए कि अभी तक तो याद हो गया होगा। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, सच में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे हम क्या बोले, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सिंपल, ठीक है ना। या फिर एक और परिभाषा क्या हो सकता है, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, जैसे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। क्यों काल्पनिक होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्यों काल्पनिक होता है? जैसे हम अपना इमेज देख रहे हैं किसी प्लेन मिरर में, यहाँ पे ये हाथ मान लीजिए मेरा प्लेन मिरर है, तो यहाँ का जो इमेज है क्या उसको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर हम थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो पर्दे पे ही तो दिखाया जा रहा है, समझिए बात को, तो वास्तव में उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल। एक और क्या परिभाषा था, जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर सच में मिल रही है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना सिंपल है। अब एक कमाल का नोट याद रखिएगा, बहुत पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, कि जो एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ऑलवेज। जब तक आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तब तक आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा बातें कि क्या बात हो रही है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। समझ में आ? तो नोट करके इस बात को हम लिख रहे हैं। काल्पनिक, अभी फील आएगा ये बात, अभी हम सिर्फ नोट करके लिखवा दे रहे हैं। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बन रहा है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है। ये फील दिलाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। नोट करके क्या लिख रहे हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, सीधा मतलब इरेक्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। अब अभी भी थोड़ा सा फील दिलाएंगे। दूसरा नोट यहाँ पे लिखने वाले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब थोड़ा सा फील करिएगा, अगर हम समतल अपना आईना में फोटो देख रहे हैं, मेरे घर में जो आईना है, आपके घर में जो आईना है, वो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है ना, तो उसमें जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है? हम अगर ऐसे खड़े हैं तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ऐसा ही बन रहा है,
कि ऐसा हो रहा है कि पैर ऊपर हो गया और सर नीचे हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब मेरा जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में सीधा बन रहा है, तो सीधा हमेशा कैसा होगा, सीधा हमेशा काल्पनिक होगा। मतलब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। बात पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा चीज ये समझ में आया कि अगर मेरा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है मतलब वो काल्पनिक है। दोनों से रिलेट कर पा रहे होइएगा। मतलब क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर सीधा प्रतिबिंब है तो काल्पनिक है, अगर काल्पनिक है तो सीधा है। दूसरा नोट क्या लिखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक फेज खत्म होता है टॉपिक का। ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं दर्पण। फटाफट नोट करिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होइएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण को ही हम लोग बोलते हैं मिरर। दर्पण को ही क्या बोलते हैं, मिरर। ये दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोला जाता है और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब आज हम लोग गोलीय दर्पण पे कोई बात नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन मिरर किसे कहते हैं, समतल दर्पण, जो हमारे घर में यूज होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण कहते किसे हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब देखा तो सब लोग है, क्योंकि सबके घर में क्या है, समतल दर्पण। हर रोज हर कोई अपना फोटो देख के ही बाहर निकल रहा है। दोस्त से मिलना है तो पहले आईना में अपना चेहरा देख लेते हैं। किसी फ्रेंड से मिलना है, फ्रेंड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है ना। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समतल दर्पण कहेंगे किसे, क्या परिभाषा होगा समतल दर्पण का। तो आप लोगों के घरों में जो समतल दर्पण है देखिएगा, उसके पीछे का सतह रंगा हुआ रहता है। पीछे ये अगर दर्पण है तो पीछे का सतह रंगा हुआ होगा, रंजित किया हुआ होगा। ठीक है ना। और इसको छू कर देखिएगा, फील करिएगा, तो बिल्कुल प्लेन होगा। तो जो इसकी परावर्तक सतह है, जहां से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट रही है, ये परावर्तक सतह समतल होती है। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। सिंपल। तो परिभाषा समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समतल दर्पण किसे बोलती है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यही घर का आईना होता है। अब समझिएगा बात को। ये अगर एक मिनट, ये अगर एक रजिस्टर है, ठीक है ना, तो ये पीछे वाला जो सतह है, ये पीछे वाला सतह है, ठीक है ना, जो रंगा हुआ है, मान लीजिए रंगा हुआ है, तो ये यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा। यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये परावर्तक सतह हुआ, और ये परावर्तक सतह अगर समतल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। लेकिन अगर यही परावर्तक सतह कर्व हो जाएगी, मुड़ी हुई हो जाएगी अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो फिर वो गोलीय दर्पण होगा। उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। समझ में आया। अब समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है। क्या गुण है अभी समझने वाले हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं कि समतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अब अगला टॉपिक होने वाला है समतल दर्पण के गुण। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, समतल दर्पण के गुण। गुण को समझने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं जिससे सब कुछ समझेंगे।
मान लीजिए कोई वस्तु है जो यहाँ पर है, मान लीजिए इसका नाम क्या दे दें, कुछ भी नाम दे दिए, मान लीजिए ए नाम का कोई वस्तु है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर ये वस्तु खड़ी है दर्पण से ठीक उसके पीछे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है अगर 1 मीटर, तो इसका जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे 1 मीटर पे ही बनने वाला है, ठीक है ना। हमको कैसे पता चला कि 1 मीटर पे बनने वाला है? आप क्या करिएगा, एक आईना रखिएगा और नजदीक हो जाइएगा, तो आपको लगेगा, फील होगा कि मेरा प्रतिबिंब भी नजदीक आ गया है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाइएगा, ये अगर वस्तु यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, तो आपको फील होगा कि पीछे भी प्रतिबिंब खिसक करके यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे जैसे हम आईना के नजदीक जाते जाएंगे, मिरर के नजदीक जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये वस्तु भी, प्रतिबिंब भी इसका नजदीक आने लगेगा, ठीक है ना। और ये है समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि समतल दर्पण क्यों लिख दिए? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह समतल है, इसलिए समतल दर्पण, यही तो परिभाषा लिखा गया है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है समतल दर्पण के गुण में, कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक और सीधा बन रहा है। अभी हम बात कर चुके हैं प्रतिबिंब में। हम अगर ये आईना में अपना फोटो देख रहे हैं तो उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है मेरा प्रतिबिंब? बिल्कुल सीधा बन रहा है। मेरा हेड अगर माथा ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी माथा ऊपर रहता है। कि ऐसा होता है कि पैर ऊपर हो जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। रटवा चुके हैं आप लोगों को, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा। समझ में आया? तो इसमें तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है ना। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं सीधा होता है। काल्पनिक एवं सीधा होता है। बोर्ड में कम से कम 100 बार आया हुआ सवाल है कि किस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया समतल दर्पण का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? अगर हम वस्तु की दूरी यहां से, अगर ये वस्तु है और ये आईना है, दर्पण है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी अगर 1 मीटर है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे जो बन रहा है उसकी भी दूरी क्या होगी? 1 मीटर ही होगी। अगर ये दूरी 2 मीटर हो गया तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। मतलब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होते हैं। जितनी दूरी दर्पण से वस्तु होगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। आप इसको अच्छे से भाषा दीजिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं वस्तु दूरी बराबर है प्रतिबिंब दूरी के, लेकिन इसको प्रॉपर भाषा दे दीजिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर वस्तु का आकार, अगर मान लीजिए हम अपना इमेज देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या मेरा इमेज समतल दर्पण छोटा करके दिखाता है या बहुत बड़ा करके दिखाता है या हमको मोटा करके दिखा रहा है? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान रहता है। हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं ना, कि मोटा या पतला होकर दिखा रहा है प्रतिबिंब? नहीं, जब हम जैसे हैं वैसा ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या मतलब हुआ? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है समतल दर्पण में। लिखेंगे अगला, समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के
आकार के बराबर होता है। तीनों पॉइंट समझ में आओगा। लास्ट पॉइंट हम अब लिखने वाले हैं। इससे पहले तीनों पॉइंट को रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण क्या हुआ? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण बोल दिए। उसमें अभी तक हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहला प्रॉपर्टी है समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, और सीधा हमेशा काल्पनिक होता है। याद करने का टेक्निक है कि आप देखिए फोटो समतल दर्पण में कैसा बन रहा है, तो क्या सीधा बन रहा है? सीधा हमेशा काल्पनिक होता है, बात खत्म। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। दूसरा, अगर यहाँ पर ये मिरर है तो अगर वस्तु यहाँ पर है 1 मीटर पर, तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। तीसरा है समतल दर्पण में हम जैसे हैं वैसा ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ऐसा नहीं कि हम जितना हाइट है मेरा उससे बौना करके दिखाएगा या उससे लंबा करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना फोटो देख रहे हैं तो मेरा इमेज अमिताभ बच्चन बन जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, मेरा जो हाइट है वही रहेगा, अमिताभ बच्चन का जो हाइट है उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बिल्कुल बराबर होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है पार्श्व परावर्तित, लेकिन बहुत सिंपल बनाने वाले हैं, समझिएगा। पहले लिख दे रहे हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित होता है। अभी समझते हैं पार्श्व परावर्तित का मतलब। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्या करिएगा, घर पे जाइएगा, एक आईना लीजिएगा और आईना में एक पेपर पे आप लिखिएगा आर। एक पेपर पे क्या लिखिए? आर। और आईना के सामने में इसको रखिए। मान लीजिए ये आईना है, आईना के सामने में हम आर लिख लिए और आईना के सामने में ऐसे दिखा रहे हैं। तो फिर आप आईना में देखिएगा ये आर ऐसा लिखा रहेगा। ये उल्टा नहीं है, पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आईना में कभी आप फील करिएगा, जब आप दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपको लगेगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं। समझ में आया? मतलब LHS RHS हो जाता है और RHS LHS हो जाता है। दायां पक्ष बायां में दिखाई देगा और बायां पक्ष दायां में दिखाई देगा। उसे ही हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। इसीलिए इसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब हम आईना में देखें तो सीधा दिखाई दे। जैसे अगर हम पेपर पे लिख देते हैं ऐसा, समझिएगा बात को, एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों एम्बुलेंस लिखा रहता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पेपर पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं उल्टा आर, ऐसे लिख दिए, पेपर पे हम ऐसे लिख रहे हैं और इसको आईना के सामने रखें, तो जो मेरे पास प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। इसीलिए एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है एम्बुलेंस पर, वो उल्टा लिखा रहता है, पार्श्व परावर्तित करके लिखा रहता है, ताकि जब हम साइड मिरर से देख रहे हैं किसी भी वस्तु को तो उस पर लिखा हुआ एम्बुलेंस जब हम आईना में देखेंगे तो सीधा करके दिखाएगा और बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा जाएगा कि ये एम्बुलेंस आ रहा है। समझ में आया? पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या हुआ? पार्श्व परावर्तित का मतलब हुआ कि LHS RHS हो जाना और RHS LHS हो जाना। देखिए ना, ये अगर सही था तो इसको RHS करके दिखा रहा है, मतलब जस्ट इसको रिवर्स करके दिखा रहा है, ऐसे करके। ठीक है? मतलब क्या हुआ? LHS RHS हो जा रहा है और RHS LHS हो जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तित होना। ठीक है ना? 1-2 लेटर और आप ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए एक और लेटर आपको दिखाते हैं, आप लोग आईना में जाके अभी लिखिएगा। जैसे मान लीजिए B लिख रहे हैं, तो फिर इमेज इसका कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है? लेकिन अगर हम यहीं पे आईना ले लें और यहाँ पर ऐसे बनाएं, पेपर पे हम ऐसे लिख दिए, तो फिर आईना में देखिएगा ये सीधा करके दिखाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है। जब हम आईना में देखते हैं तो बिल्कुल हमको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। सिंपल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है समतल दर्पण का। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। कल हम लोग शुरू करेंगे क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है ना? तब तक के लिए इतना ही। ठीक है? उम्मीद करते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। एक एक पॉइंट नोट करिएगा, जितना नोट का पॉइंट था वो भी नोट करिएगा और अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर गोलीय दर्पण शुरू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।